जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके सिविल एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में जब नया सिलेबस आया था तो सब जगह थी अफरा तफरी। और नए सिलेबस ने प्रीलिम्स के अंदर भी कुछ जोड़ा और मेंस के अंदर भी कुछ जोड़ा। परसेंटेज हिसाब से देखें तो परसेंटेज के अनुसार प्रीलिम्स में 15% कंटेंट नया आया और मेंस में लगभग 25 से 30% कंटेंट जो है नया जोड़ा गया है। लेकिन प्रीलिम्स की फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्योंकि 23 जून 2024 को आने वाला है वो दिन जिसका आप सभी लोग कर रहे हैं इंतजार। और प्रीलिम्स 2024 देने का मौका मिलेगा आपको उस दिन। तो उसी प्रीलिम्स के इस सिलसिले में हमारी एक सीरीज चल रही है जो आपको फिलहाल स्क्रीन पर दिख रही है। और इस सीरीज में ये लेक्चर नंबर है 14th। और हमेशा जैसे कि मैं सीरीज का पर्पस आपको क्लियर कट करता हूं कि इस सीरीज का जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ाना है जो नए टॉपिक्स हैं, जो नए सिलेबस के तहत जोड़े गए हैं आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में। तो इससे पिछले के 13 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाके आप उनको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है उनमें मिलेगी। तो दोस्तों, आज ये जो 14th नंबर का लेक्चर है इस सीरीज में, आज इस लेक्चर के अंदर मैं एक ऐसे टॉपिक को टारगेट करने वाला हूं जो टॉपिक आपके प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 3 में आता है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड कर लेता हूं। यूनिट नंबर 3 में आता है ये टॉपिक आपका, इसको हिंदी में हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। यूनिट 3 आपकी इंडियन ज्योग्राफी पर बेसिकली आधारित है और इसी के अंदर एक टॉपिक बनता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का। और इसी टॉपिक में दोस्तों, वैसे तो ये टॉपिक सुनने में बड़ा सरल सा लगता है और मैं बहुत यूनिक तरीके से इस टॉपिक को आज आप सभी के सामने प्रेजेंट करूंगा। आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ सर, ये क्वेश्चन पर हमने जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा स्टार्टिंग नहीं करेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द किसने दिया, हु इज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये सब तो बेसिक है, ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में वो 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हम पकड़ेंगे, ऐसे फैक्ट उसमें मैं आपको समझाऊंगा जो नॉर्मल नहीं है, जो बेसिक नहीं है, जो थोड़ा हटके है, यूनिक है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा उसका हाई है। और आपको क्वेश्चन करने में भी दोस्तों जो है आएगा बहुत ज्यादा मजा। तो आइए यूनिट नंबर 3 के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक पहले हमारे ओल्ड सिलेबस में नहीं था, इसी साल ये सिलेबस में जो है ऐड हुआ है। पहले जनरली इसको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ लिया करते थे, लेकिन अब साक्षात इसका नाम लिखा हुआ है सिलेबस में, तो डेफिनेटली इस पे बहुत ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्या, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वो क्वेश्चंस जो यूनिक हैं, जो डिफिकल्ट हैं और उनको मैंने स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन कहा है। हमेशा की तरह पहले स्क्रीन समझ लो, लेक्चर नंबर 14 है। कौन सी सीरीज में? न्यू टॉपिक्स वाली सीरीज में। टॉपिक कौन सा उठाया हुआ है मैंने? ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ये टॉपिक कौन सी यूनिट का पार्ट है दोस्तों? यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको देखिएगा और मन में जवाब अगर आप खुद भी दे सके तो जरूर दीजिएगा। विच वॉज द मेन क्रॉप यूज्ड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन? दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान इनमें से कौन सी फसल का मुख्य रूप से उपयोग हुआ था? तो क्या उस फसल का नाम जैपोनिका राइस है? ये अलग अलग वेराइटीज हैं। क्या इस फसल का नाम जैपोनिका राइस है, या फिर इंडियन राइस, भारतीय चावल है, या फिर एमर वीट, एमर गेहूं है, या फिर मैक्सिकन वीट यानी कि मैक्सिकन गेहूं है? तो इनमें से वो कौन सी फसल है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग हुआ था भारत में हरित क्रांति के दौरान, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान? तो आप लोग अपने मन में जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों, मैं बता दूं, इसका जो सही जवाब है वो है मैक्सिकन वीट। जी हां, मैक्सिकन वीट इज द राइट आंसर। मैक्सिकन वीट में अब यहां से भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा फंस सकता है। तो सबसे पहले तो आपने ये जान लिया कौन से प्रकार का गेहूं का हमने इस्तेमाल किया था, तो मैक्सिकन गेहूं का हमने इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के नाम पर हमने सबसे ज्यादा अगर किसी का पैदावार बढ़ाई है, सबसे ज्यादा किसी फसल का प्रोडक्शन अगर हमने बढ़ाया है तो वो गेहूं ही तो है। गेहूं पर ही तो हमारी इंडिया की पूरी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है समर्पित थी। गेहूं के बाद दूसरा अगर किसी का नंबर आता है तो वो चावल का आता है, और फिर उसके बाद बाकी की फसलों पर भी जोड़ दिया गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? गेहूं। और गेहूं में भी कौन सा वाला गेहूं? मैक्सिकन वीट। बेसिकली क्या है
थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैक्सिको, जो कि अगर आपने उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप देखा हो तो यूएसए के नीचे ही एक देश आता है मैक्सिको, ठीक है। तो मैक्सिको का जो क्लाइमेट है और इंडिया का जो क्लाइमेट है, वहां पर ह्यूमिडिटी, गर्मी, बारिश लगभग सेम सेम सा है। अगर आप मैक्सिको के लोग देखोगे ना तो वो कुछ कुछ आपको इंडियंस जैसे ही दिखते हैं। तो मैक्सिको का क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट ऑलमोस्ट सेम था, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना मैक्सिको से हम एक ऐसी गेहूं की वैरायटी लेके आए जो इंडिया के माहौल में आसानी से ढल जाए और बहुत तेजी से उसका प्रोडक्शन भी दोस्तों जो है हो सके। तो अब मैक्सिकन वीट में एग्जैक्टली कौन सा नाम, ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो सुनो। हम मैक्सिको से गेहूं की कौन कौन सी वैरायटी लेके आए थे उसके नाम सुनो। एक था दोस्तों आपका यहां पर सोनारा 64। अब ये इसीलिए मैंने इसको स्पेशल क्वेश्चन कहा है स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन को। सोनारा 64। एक था दोस्तों आपका सोनारा 63। एक आपका सोनारा 63। एक था आपका लेरमा रोजा। एक था आपका लेरमा रोजा 64। ये अंग्रेजी हिंदी में दोनों में सेम ही नाम रहेंगे। और चौथा आप यहां पे लिख लो एक मेयो 64। ये वो चार वैरायटीज हैं गेहूं की जो इंडिया में नहीं थी, जो कहां से लाई गई हैं, मैक्सिको से लाई गई हैं। और क्यों लाई गई हैं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट और इंडिया का क्लाइमेट आपस में मैच करता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अगर चलो ये तो हम मैक्सिको से लेके आए वैरायटी, यहां से प्रश्न बन गया तो इसको याद रखना। अगर वो आपसे पूछ ले कि भैया बताओ कि इंडिया के अंदर हमने गेहूं की कौन सी वैरायटी को बनाया था जिसकी वजह से इंडिया में गेहूं का जो प्रोडक्शन था वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो इनकी वजह से तो इंडिया में गेहूं का उत्पादन बड़ा ही बड़ा। लेकिन इंडिया के अंदर भी हमने एक वैरायटी दोस्तों डिजाइन करी थी, उसका नाम आप सुन लीजिए, क्योंकि उसका नाम हमारे मध्य प्रदेश के गेहूं के ही नाम पे ही डला हुआ है। उसका नाम था शरबती सोनारा। उसका नाम था शरबती सोनारा। शरबती सोनारा। कहीं कहीं पर कैसा लिखा, कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, कहीं कहीं पर सोनारा पहले लिख देते हैं, शरबती बाद में लिखते हैं, तो डिफरेंस कुछ नहीं है। या तो सोनारा शरबती बोल दो या शरबती सोनारा बोल दो, एक नाम शरबती होना चाहिए, एक नाम सोनारा होना चाहिए। तो सोनारा 64 और 63, 64 और 63 ये तो मैक्सिको से लाए हैं, लेकिन शरबती सोनारा ये जो नाम है, तो ये एक ऐसी गेहूं की वैरायटी है जिसको हमने भारत देश के अंदर ही बनाया था। और इसकी वजह से इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा था गेहूं का दोस्तों कि मजा आ गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन खास कहा था और खास उम्मीद करता हूं आपको लगा भी हो। उसके बाद एक और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जनरली व्यक्ति इसको सोचता नहीं है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दोस्तों एक प्रोग्राम है जिसका नाम है शॉर्ट में जिसे हम जानते हैं IADP। इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में क्या है, गहन कृषि विकास कार्यक्रम। अब दोस्तों ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके तहत हमने अपने भारत के किसानों को फर्टिलाइजर बांटा, उनको किसानी करने के लिए लोन बांटा ताकि किसानों को मदद मिले और वो ज्यादा लेवल पर खेती को कर सकें। ठीक है, प्रोग्राम का मकसद समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि IADP नाम का ये जो प्रोग्राम है इसको कब शुरू किया गया था, 1950, 55, 60 या 65। तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है 1960 में IADP नामक प्रोग्राम को दोस्तों जो है शुरू किया गया था। अगर ये क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो भी याद रखना, ये जो IADP का जो प्रोग्राम है इसको हम एक और नाम से दोस्तों जानते हैं, पैकेज प्रोग्राम। पैकेज प्रोग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम अपने आप में एक पैकेज था, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत किसानों को सस्ती कीमत पर फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक बांटना और इसी के साथ साथ उनको लोन की सुविधा प्रोवाइड करना ताकि वो बड़े लेवल पर खेती को अंजाम दे सके। तो या तो IADP बोल दो या फिर पैकेज प्रोग्राम बोल दो, ये दोनों एक ही प्रोग्राम के दो नाम हैं। और इसको शुरू कब किया गया था, 1960s में जो है दोस्तों इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, यह भी हमारा स्पेशल कैटेगरी का प्रश्न है। आपसे यह पूछा जा रहा है, हरित क्रांति के दौरान, किसके दौरान, हरित क्रांति के दौरान एक हेक्टेयर पर गेहूं की कितना प्रोडक्शन करने का रिकॉर्ड बनाया गया था। यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन है तो 1 हेक्टेयर जमीन से हमने गेहूं का कितना उत्पादन कर लिया ज्यादा से ज्यादा कि हमने अपने ही देश के लिए एक रिकॉर्ड सेट कर दिया। आज तक इंडिया ने ऐसा कभी भी नहीं किया था। तो क्या हमने हरित क्रांति के दौरान 1 हेक्टेयर में 1500 किलो गेहूं उगा दिया,
क्या हमने हरित क्रांति के दौरान 1 हेक्टेयर पर 2000 किलो गेहूं उगाने का रिकॉर्ड बनाया, या फिर हमने हरित क्रांति के दौरान 1 हेक्टेयर जमीन पर 3000 किलो गेहूं उगाने का रिकॉर्ड बनाया, या फिर 1 हेक्टेयर जमीन पर 5000 किलो गेहूं उगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, हरित क्रांति के दौरान हमने 1 हेक्टेयर जमीन पे से 2000 किलो गेहूं उगाने का रिकॉर्ड बनाया, प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको भी याद रखिएगा, ये भी हमारा स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन था। मैंने इसलिए आपसे पहले कहा था 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे लाऊंगा ही लाऊंगा स्टार्टिंग में, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी लाऊंगा जो बहुत काम आएंगे दोस्तों आपको। अब यहां पर एक ड्रिल का नाम लिखा हुआ है, जिसको जो पहली बार व्यक्ति इसको सुनेगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखो क्या होता है, 0 टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। ठीक है, हिंदी में भी यही नाम होता है इसका, 0 टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। अब भैया ये चीज क्या है, पहली बात तो समझ में नहीं आता दोस्तों। ये एक मशीन का नाम है, ठीक है। टिल का मतलब क्या होता है, टिल का मतलब पूरा होता है टिलेज। हिंदी में कहते हैं खेत की जुताई करना। खेत की क्या करना, खेत की जुताई करना। हम मिट्टी को, खेत को जोतते हैं और उसमें फिर अपना बीज वगैरह डालते हैं और फिर वहां से फसल होती है। तो यहां पर हमको ये मशीन हमसे क्या करवा देती है, ये मशीन खरीदने से या इस मशीन का उपयोग करने से हमें खेत को जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है। खेत की जुताई किए बिना ही हम उसमें बीज डाल सकते हैं और उसी के साथ साथ हम फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं। अब ये मशीन कैसी दिखती है, पहले मशीन की फोटो दिखा देता हूं, फिर क्वेश्चन पे लेके आऊंगा। ये देखिए दोस्तों मशीन क्या है, ये पूरे खेत को इस तरीके से पंजे के माफिक ऐसे खुदाई नहीं करती, उसकी इस तरीके से टिलेज नहीं होता, जोता नहीं जाता खेत को। इस प्रकार से क्या करते हैं कि इसमें एक स्पेसिफिक गैप में ये मशीन क्या करती है, जमीन में सीधे छेद करती है। छेद करने के बाद सटाक से उसमें बीज डाल देती है और बीज डालने के साथ साथ उसमें फर्टिलाइजर भी डाल देती है, उर्वरक भी डाल देती है। क्योंकि पता है क्या होता है कि जब हम खेत की जुताई करते हैं ना, और उसी दौरान अगर बारिश तेज आ गई या हवा तेज चल गई तो पूरी मिट्टी फैली हो जाती है, तो सब इरोजन हो जाता है, अपर्दन हो जाता है उसका। तो इसकी वजह से क्या है कि इरोजन से भी बचाव हो जाता है, अपर्दन नहीं होता, चाहे वो हवा की वजह से हो या पानी की वजह से हो। सिंपल खेत में छेद किया और उसमें बीज डाले, फर्टिलाइजर डाला और फटाफट फटाफट, मतलब पैसा बचता है, समय बचता है और खेत भी बच जाता है। तो ये मशीन बहुत काम आती है दोस्तों, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन। अब आपने मशीन का नाम समझ लिया, तो ये जो मशीन है इसको निम्नलिखित में से कहां पर बनाया गया था? क्या इसको राष्ट्रीय कृषि संस्थान नई दिल्ली में बनाया गया था, या फिर इसको पंतनगर उत्तर प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, वहां पर बनाया गया था, या फिर लुधियाना के अंदर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां बनाया गया था, या फिर लखनऊ के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, शुगरकेन मतलब गन्ना, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां बनाया गया था। तो दोस्तों सुन लीजिए, हिंदुस्तान की जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वापस सुनिए, हिंदुस्तान की जो सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी वहीं पर इस मशीन को बनाया गया था, ठीक है। अब सुन लीजिए आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और कहां पर आती है, पंतनगर में आती है। तो यहां से आपने दो चीज सीख ली कि ये मशीन कहां बनी है, यहां पर, और इंडिया की सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो भी दोस्तों ये ही है। मैं हमेशा आपको वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा और कमेंट में आपको आंसर ANS आंसर टाइप करके फिर आंसर देना है। आपको मुझे बताना है कि भारत में पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन ये जीबी पंत यूनिवर्सिटी को कब बनाया गया था, तो वो ईयर जो है आपको टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे। तो ये आपके स्पेशल वाले क्वेश्चंस यहां पर खत्म हो जाते हैं। अब जो बेसिक वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट देखो बेसिक वाले भी हैं, लेकिन स्पेशल वाले कुछ खास स्पेशल थे, उसीलिए मैं उसको लेके आया, जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो कौन से डेकेड में, कौन से दशक में हुई थी? तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, वो था 1970, 1970s में भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए एग्जैक्ट अगर आप साल ढूंढोगे तो वो है 1965, कि भारत में
भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1965 में। कहीं कहीं पर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको 1966 भी जो है इसका आंसर मिलेगा, लेकिन भारत की सरकार ने 1965 में शुरू करवा दिया था हरित क्रांति का ये कार्यक्रम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो एग्जैक्टली 1965, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? दशक। तो 1965 कौन से दशक का हिस्सा है? तो 1965 1970 डेकेड का ही पार्ट हुआ, तो यहां पर 1970 इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले हरित क्रांति के फेज बताओ, तो हरित क्रांति का जो सबसे पहला फेज था, जो सबसे पहला दौर था, वो चला था 1960 से लेके 1970 के बीच में। और हरित क्रांति का जो दूसरा दौर था, जो सेकंड फेज था, वो चला था 1970 से लेके 1980 के बीच में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो शब्द है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, ये जो शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, हरित क्रांति, ये शब्द आखिर यूज किसने किया था? ऑप्शन देखो, नॉर्मन बोरलॉग, या फिर एमएस स्वामीनाथन, या फिर वर्गीस कुरियन, या फिर विलियम एस गॉड। तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द को सबसे पहली बार यूज किसने किया था, तो वो थे विलियम एस गॉड। इन्होंने सबसे पहली बार हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखनी बहुत सी ट्रिक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे पहली बार यूज किसने किया, तो सबसे पहला हक तो भगवान का है, भगवान, गॉड, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो हमसे क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है कि एक शब्द है जिसका नाम है सदाबहार क्रांति, यानी कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। कौन सा शब्द है ये? ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन है। तो इस शब्द का जो प्रयोग था वो भारत के अंदर किसने किया था सबसे पहली बार? भारत के अंदर किया हो नहीं किया हो, आपको बस ये पूछ ले कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, ये जो शब्द है, इसका यूज किसने किया सबसे पहली बार? ऑप्शन देखो, नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, राज कृष्णा, या आर के वी राव। तो दोस्तों जो इसमें सही उत्तर है वो है एम एस स्वामीनाथन। जी हां दोस्तों, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन जो शब्द है वो भी किसने यूज किया है? एम एस स्वामीनाथन। तो इंडिया का ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर पूछता है तो भी आपको यही जवाब देना है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, सदाबहार क्रांति शब्द किसने यूज किया, तो भी आपको एम एस स्वामीनाथन जवाब देना है। लेकिन अगर ये पूछ ले ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द सबसे पहली बार किसने दिया, तो अभी जस्ट पीछे पड़ा, विलियम एस गॉड ने दिया। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन बचा है कि वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन कहलाते हैं? इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन तो यही है, एम एस स्वामीनाथन। वर्ल्ड में कौन कहलाते हैं? ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा अलग अलग जगह पर। तो अगला क्वेश्चन यही है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप में से हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो। जी हां, जो सही आंसर है वो है नॉर्मन बोरलॉग। इसीलिए मैंने सारे नाम वाले क्वेश्चन एक ही साथ डाल दिए। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का यूज, रिपीट करो मेरे साथ, विलियम एस गॉड। सबसे पहले एवरग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का यूज, रिपीट करिए, एम एस स्वामीनाथन। इंडिया में हरित क्रांति के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन। पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये नाम वाले हमारे सारे बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यहां पर अब आप फंस नहीं पाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नॉर्मन बोरलॉग भाई साहब थे, जिनको वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का जनक कहा जा रहा है, ये कौन से देश से ताल्लुकात रखते थे? यूएसए, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए हम गेहूं मैक्सिको से लाए थे, तो आप मैक्सिको टिक कर दो। तो यहां पर दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद यहां पर अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है आखिर उसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन इतना कंफ्यूजिंग है, और ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन लगा लिए ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगता है और वही सबसे पहले लेके डूबता है हमको। तो आइए देखते हैं, क्या हरित क्रांति का मतलब यह है कि हमको ग्रीन मैन्योर यानी कि हरी खाद का प्रयोग करना है? ये तो नहीं लग रहा है, इसमें तो कोई गड़बड़ करेगा नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, हरित क्रांति का मतलब है ग्रो मोर क्रॉप्स, यानी कि अधिक फसलें उगाना। यहां फंस जाएगा व्यक्ति, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में अधिक फसल उगाना, यहां फंस सकता है ऑप्शन नंबर बी में।
सी नंबर का पॉइंट क्या है? हाई यील्ड वेराइटी, जिसे हम HYV सीड्स भी कहते हैं, यानी कि उच्च उपज वाले जो प्रोग्राम होते हैं, हाई यील्ड वेराइटी के जो प्रोग्राम होते हैं उनको चलाना और उच्च उपज वाले बीजों का इस्तेमाल करना, ये भी सही लग रहा है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? ग्रीन वेजिटेशन, यानी कि हरी वनस्पति उगाना। नहीं, तो ऑप्शन ए और डी तो गलत लग रहे हैं। यहां बी और सी में व्यक्ति जो है यहां पर कंफ्यूज हो सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जब भी आपसे पूछे ना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का आखिर मतलब क्या है, तो हमेशा आपका जवाब फिक्स होना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग करना, यानी कि उच्च उपज किस्म वाले बीजों का इस्तेमाल करना। और जब आप ऐसे बीजों का इस्तेमाल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो उपज है, जो प्रोडक्शन है, वो तो वैसे भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो यहां पे सही आंसर होगा, जो हर जगह एक्सेप्ट किया जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये जो ज्यादा फसल उगाना, तो ज्यादा फसल आपको नहीं उगानी है, ज्यादा फसल ऑटोमेटिकली उगेगी जब आप अच्छे किस्म का बीज का उपयोग करोगे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसा ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन मैं आपको एक और दिखाता हूं। मैंने यहीं पर उसको जो है लगा दिया है, ध्यान पूर्वक देखना। ग्रीन रिवॉल्यूशन का आखिर मतलब क्या है? जस्ट सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब सुनो, मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखना, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन व्यक्ति यहां पर ही फंस सकता है। ठीक है ना। उसके बाद हरे पौधों का प्रयोग करके पृथ्वी को ज्यादा से ज्यादा ढकना, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। उसके बाद हरे पौधों का उपयोग करके संतुलन बनाना प्रकृति में, ये भी बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ये तो एनवायरमेंट जैसा शब्द लग रहा है, तो ये बी और सी में तो कंफ्यूज होने का मसला ही नहीं है किसी भी तरीके का। उसके बाद क्या है? अ, अ, फसलों की नई नई वैरायटी लेके आना, फसलों की नई नई वैरायटी लेके आना, ताकि जो भुखमरी की समस्या है वो खत्म हो सके। तो देखो दोस्तों, वापस से शब्द आ गया, फसलों की नई नई वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, उच्च किस्म वाले उपज के बीज। तो ये नई वैरायटी, उच्च उपज वाले किस्म के बीज, यही है दोस्तों सही आंसर। ठीक है, उसके अलावा ये जो सारे पॉइंट हैं ये तो बाद की चीजें हैं। सबसे पहले क्या करना है? उच्च किस्म वाले बीज या नई वैरायटी के बीज, ताकि उत्पादन भयंकर हो सके उनसे, और ऑटोमेटिकली जो भुखमरी की समस्या है वो हट सके। तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन लगातार ऐसे लगा दिए हैं कि एग्जाम में अलग अलग रूप में आपको परेशान कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमको फसल की नई नई वैरायटी का उपयोग करना है और उससे ज्यादा उत्पादन होगा तो ऑटोमेटिकली जो भुखमरी की समस्या है वो देश से गायब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हरित क्रांति के दौरान, हरित क्रांति के दौरान हमने सबसे पहली बार किस फसल का HYV सीड, यानी कि उच्च किस्म वाला बीज यूज किया था? कौन सी फसल का? क्या वो गेहूं का था, तिलहन का था, मिलेट बाजरा या चावल का था? ऑटोमेटिकली समझ गए, मैक्सिको से क्या लेके आए थे? गेहूं लेके आए थे ना बॉस, तो बस हो गया वीट। और कौन कौन सी वीट की वैरायटी लेके आए थे? सोनारा 64, सोनारा 63, परमा रोजा 64, मेयो 64, ये सब क्या थे? ये सब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ही तो थे। इनको डालने से जमीन में उपज वैसे ही ऑटोमेटिकली बहुत हाई होती थी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम प्रस्थान करते हैं। बेसिक क्वेश्चन में भी ऐसे डाले हैं कि जो हाँ डिफिकल्ट हैं, परेशान कर सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि इनमें से कौन सा वो क्रॉप है, इनमें से वो कौन सा फसल है जिसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई स्वतंत्रता मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद? तो दोस्तों आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता मिल जाने के बाद, इनमें से जो फसल सबसे ज्यादा उत्पादन जिसका हुआ था, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, बिना देखे आंसर यहां पे क्लियर सेट हो जाता है, वो गेहूं था। बिकॉज स्वतंत्रता के बाद जब हमने हरित क्रांति का शुरुआत की थी तो उसमें हमारा टारगेट ही सबसे पहले यह था कि गेहूं को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोड्यूस किया जा सके दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर भी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीट ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अरे गजब, ये क्वेश्चन तो बवाल क्वेश्चन है एकदम। बहुत ध्यान से देखना भैया, नहीं तो बिल्कुल फुल गड़बड़ हो जाएगी यहां पर। सबसे पहले बता दूं, इसमें यहां पर आपको तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं। इन तीन स्टेटमेंट में से हमको नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनाव करना है। इनमें से एक सही है, दो सही है, सारी सही है, कोई नहीं सही है, ये सब देखना है हमको। ठीक है, अभी समझते। अब सुनो क्वेश्चन क्या है।
इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जिसको हम कहते हैं कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बेसिक एलिमेंट नहीं था? मतलब इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हरित क्रांति की पद्धति में से एक नहीं है? मतलब हमको ये पता लगाना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित नहीं है, या ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो बेसिक आत्मा है उससे जुड़ी हुई नहीं है। वो क्या बोलता है? नॉट। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया। इसमें इसका मतलब क्या है? कृषि करने वाली जो जमीन है उसको हमको लगातार बढ़ाना है। तो भैया ये तो बिल्कुल था। जब हरित क्रांति की जा रही थी तो हरित क्रांति के अंदर एक उद्देश्य डेफिनेटली ये था, क्योंकि जब इतनी सारी खेती करोगे तो उसके लिए जमीन तो चाहिए ना, एक फसल के ऊपर दूसरी फसल लग नहीं जाएगी, जमीन की साइज भी तो चाहिए ना। तो अपने को खेती करने लायक क्षेत्र तो निरंतर उसको बढ़ाना था। तो ये तो पॉइंट बिल्कुल सही है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से बिल्कुल कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है। उसके बाद हमको डबल क्रॉपिंग करनी थी, यानी कि बहुफसली पद्धति उगानी थी, करनी थी। मतलब डबल क्रॉपिंग क्या होता है कि हम केवल एक फसल नहीं उगा रहे, हम एक के साथ दूसरी फसल भी उगा रहे हैं। इसी को हिंदी में बहुफसली पद्धति कहते हैं। डेफिनेटली ये भी हमने किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? हमने बेहतर क्वालिटी के सीड्स यूज करे थे, इंप्रूव्ड क्वालिटी के सीड्स यूज किए थे, जिनकी जेनेटिक, जिनकी अनुवांशिकी बहुत अच्छी किस्म की थी। मतलब ये जो तीसरा वाला पॉइंट है इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूं HYV सीड्स, बहुत अच्छी किस्म उपज वाले बीज का हमने प्रयोग किया था। दोस्तों ये तीनों के तीनों पॉइंट 100% ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब भी पूछा जाता है ना मेंस में ग्रीन रिवॉल्यूशन के 3 बेसिक एलिमेंट बताओ, तो ये 3 बेसिक एलिमेंट हैं, ये तीनों के तीनों। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? इनमें से कौन सा बेसिक एलिमेंट ग्रीन रिवॉल्यूशन का नहीं है? तो भैया तीनों तो तीनों हैं, हमें तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो इसमें से नहीं है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? हमको गलत वाले ढूंढने थे, तो गलत वाला तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो भैया ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे सामने नहीं है जिसको हम गलत बोल दें। तो इसमें से अगर गलत वाले है ये हमको ढूंढने को कह रहा है, तो गलत वाला तो इसमें हमको कोई भी नहीं दिख रहा, तीनों के तीनों सही हैं, इसीलिए नन ऑफ द अबव। अब ये सोचो ये क्वेश्चन कितना ज्यादा कंफ्यूज करता है। 3 बेसिक एलिमेंट पूछ रहा है, पहचान लिए, तीनों के तीनों हैं। अगर मान के चलो ए वाला इसमें से गलत होता तो हम क्या बोलते कि भैया गलत वाला कौन सा है? ओनली 1। अगर 2 वाला इसमें गलत होता तो हम क्या बोल देते? ओनली 2। अगर 1 और 3 ये दोनों गलत होते तो हम बोल देते बोथ 1 and 3 आर रॉन्ग। लेकिन इसमें तो मतलब सारे के सारे सही स्टेटमेंट्स हैं, तीनों का कनेक्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन से है, और तो गलत पहचानने को कह रहे, तो गलत वाला तो हमको कोई मिला नहीं, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया? नन ऑफ द अबव। एक क्वेश्चन पे इतना समय इसलिए दे रहा हूं दोस्त कि यहां पर अभी समय दे रहा हूं, जब एग्जाम में आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हो ना बिल्कुल फंबल कर देते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, दिमाग में सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाते, बोले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। गनीमत यह है कि एमपीपीएससी में अभी इतने भयंकर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन नए सिलेबस में बिल्कुल चांस बन सकती है कि आपसे वो ज्यादा प्रश्न इस वेराइटी के भी पूछ लेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हरित क्रांति के लिए, हरित क्रांति की जो शुरुआत है भारत में वो कौन से स्टेट से की गई थी? क्या वो मध्य प्रदेश से की गई थी, तमिलनाडु से की गई थी, यूपी से की गई थी, पंजाब से की गई थी? हरित क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस राज्य से की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश देख के भावुक मत हो जाइएगा, जो सही आंसर है वो है पंजाब। जी हाँ, पंजाब से शुरुआत की गई थी इंडिया में हरित क्रांति की, तो करेक्ट आंसर इज पंजाब। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सी हरित क्रांति की मुख्य समस्या नहीं है? समस्या नहीं है वो हमको पता लगाना है, ठीक है ना। ये मत ढूंढ देना, गलती हमेशा करते हैं हम, ये पॉइंट ढूंढ लेते हैं कौन सी समस्या है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी हरित क्रांति की समस्या नहीं है? लेबर डिस्प्लेसमेंट, श्रमिकों का विस्थापन होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये तो समस्या है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि होना, ये तो अच्छी बात है ना बॉस, ये समस्या क्या है? आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको आंसर ही मिल गया। लेकिन अभी कभी ऐसा करना नहीं है, पढ़ने सारे ऑप्शंस हैं आपको बेसिकली, ठीक है। जैसे कि तीसरा ऑप्शन क्या है? कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, यानी कि पूंजीवादी कृषि, मतलब कृषि का ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी समस्या थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, हम नहीं चाहते थे कि सारी की सारा जो कृषि सेक्टर है वो प्राइवेट हाथों में चला जाए।
उसके बाद ऑल ऑफ द अबव, तो ये गलती हो गया क्योंकि हमको इसमें ये ढूंढना था कि कौन सी समस्या नहीं है। तो भैया इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये समस्या वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी वाली बात है। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो सही जवाब है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन में वृद्धि। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है। तो हमको वही ढूंढना था कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्टिव इसीलिए हो रहा हूं इन क्वेश्चंस में क्योंकि भाई हमने ये गलतियां करते हुए देखा है। जब वो एस्पिरेंट क्वेश्चन पेपर लेके आता है, बोले अरे सर मैंने तो ये नोट देखा ही नहीं, तब हम भी कहते हैं क्यों नहीं देखा, देखना चाहिए था ना। इसीलिए मैं इतना ज्यादा एनिमेटेड होके उस चीज को बता रहा हूं आपको बार बार कि भैया ध्यान दो उस पर। अब सुनो, हरित क्रांति से जो लाभ हुआ था वो इनमें से ज्यादातर कौन सी फसल तक सीमित रहा वो लाभ? क्या वो गेहूं और जौ तक सीमित रहा, या चावल और गेहूं तक सीमित रहा, या ज्वार और दालों तक सीमित रहा, या चावल और तिलहन तक सीमित रहा? तो देखो भैया, हरित क्रांति की शुरुआत हुई गेहूं से, उसके बाद लाभ मिला चावल को, तो गेहूं और चावल तक ही ज्यादातर ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेनिफिट था वो लिमिटेड रह गया, इसके अलावा ज्यादा किसी को फायदा नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं तक ही हरित क्रांति का जो बेनिफिट था वो सीमित कहीं ना कहीं रह गया। दोस्तों ये पूछता है हरित क्रांति का दूसरा दौर कब से चालू हुआ? तो मैंने आपको पहला दौर बता ही दिया था 1960 से 1970, और दूसरा दौर बता दिया था 1970 से 1980। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लगातार 3-4 क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी ही हैं, तो इसको याद रखिएगा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से वो कौन सा राज्य ऐसा है जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले फेज में, पहले दौर में शामिल नहीं किया गया था? तो क्या पंजाब को शामिल नहीं किया था? अरे भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन की तो शुरुआत ही पंजाब से हुई थी, एलिमिनेट कर दो इसको। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों कर्नाटक इज द राइट आंसर। जब हरित क्रांति का पहला दौर चला था तब ज्यादातर जो ऊपर ऊपर वाले स्टेट्स थे वहीं तक हम लोग सीमित रह गए थे, है ना। ऐसा नहीं है कि नीचे तमिलनाडु तक नहीं गए, तमिलनाडु तक गए थे डेफिनेटली, तमिलनाडु भी था, आंध्र प्रदेश भी था, है ना। बट कर्नाटका का जो सेक्शन था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फर्स्ट फेज में शामिल नहीं किया गया था। अब ये क्वेश्चन दिखने में लग सकता है सरल, लेकिन जब ये 3 ऑप्शन सामने होंगे तो कंफ्यूजन करेंगे, भयंकर वाला क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है कि कौन सा इसमें से हरित क्रांति के पहले दौर में शामिल नहीं था, तो वो है कर्नाटका। कर्नाटका हरित क्रांति के पहले दौर में शामिल नहीं था दोस्तों। तो इसके साथ आज का दोस्तों ये सेशन होता है खत्म। मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, और खास तौर पे स्टार्टिंग के क्वेश्चन कैसे लगे, और बीच में जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया आड़े टेढ़े वाले जो कंफ्यूज कर सकते हैं, उसका भी मुझे फीडबैक जो है कमेंट में दीजिएगा। जितना ज्यादा आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, खासतौर पर उन दोस्तों के साथ जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उनका भी फायदा दोस्तों जो है हो जाएगा। मुलाकात करता हूं मैं आप सभी से अगली वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, टेक केयर।